नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। अक्सर आप ये सोचते होंगे कि हमारी जिंदगी आसान क्यों नहीं है। अक्सर आप ये सोचते होंगे कि अगर हमारी जिंदगी आसान नहीं है तो वो तो किसी की भी आसान नहीं है, फिर जिंदगी को जिया तो जिया कैसे जाए। इसके अलावा आप तमाम चीजें ये सोचते होंगे कि कामयाब भी कैसे बना जाए। ये सवाल आपके जहन में घूमते होंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए कहानी कामयाबी की में हम आपको हर दिन उस शख्स से मिलाते हैं जो आपकी इस राह को, आपकी इस मुश्किल को आसान कर सके। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। और उनसे जानेंगे हम किस तरीके से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आम जनता को अपनी क्या राय देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, दुनिया आपको जो जानती है वो जानती है कि आप एक राजनीतिज्ञ हैं। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं, जो आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, वो जानते हैं कि आप एक समाज सेवक भी हैं। लेकिन आपके शब्दों में आप किस तरह के इंसान हैं, कहां से आपने शुरुआत की और कैसे आज आप इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, मैं तो क्योंकि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, मेरे दादाजी सोहना में हल्का अध्यक्ष थे। जब सोहना हल्का, मेरी समझ से आज के 3 जिले बन चुके हैं, उन 3 जिलों के वो अध्यक्ष थे। लेकिन उसको बोलते थे सोहना हल्का, जो कि हथीन तक लगता था, इधर रेवाड़ी तक लगता था, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता था। आज वो घट करके बहुत छोटा रह गया है। और बचपन से हमने उनको देखा, तो मैं 14 वर्ष की उम्र में ही उनसे मेरा बड़ा इंस्पायरेशन मिली मुझे, और मैं राजनीति में आया। और समाज सेवा भी उनसे हमने सीखी। इसलिए सीखी कि जब भी हम देखते थे कि उनके पास कोई ना कोई लोग बैठे होते थे, मिलने वाले आते रहते थे, तो हमने देखा कि उनको कितनी संतुष्टि मिलती थी लोगों की समस्याओं का निदान करने में। तो हमें भी वो प्रेरणा मिली, मुझे भी लगा कि दादाजी इतना काम करते हैं, इतने लोगों की सेवा करते हैं, तो हमें भी ये काम कंटिन्यू रखना चाहिए। दादाजी के बाद हमारी एक पीढ़ी में गैप आया, उसके बाद मैं 3rd जनरेशन हूँ, तो मैंने सीधा उनके साथ, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन 14 वर्ष की उम्र में उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मौका मिला, पार्टी ने मेरी समझ से 16 वर्ष की उम्र में ही मुझे यूथ कांग्रेस का पद मिल गया था, मैं उपाध्यक्ष बन गया था। उसके बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना अपने सोहना इलाके का। फिर मुझे गुड़गांव जिले का अध्यक्ष बनाया गया। फिर पार्टी में एक रूल लागू हुआ कि उम्र के हिसाब से 27 साल तक NSY, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस 35 साल तक, फिर उसके बाद बड़ी कांग्रेस। तो मेरे से पूछा गया 96 के अंदर कि आपकी उम्र क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी उम्र इतनी है, तो वो बोले कि आप तो अंडर 27 है। फिर मुझे वापस NSY ज्वाइन कराई गई, तो मुझे NSY का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बिहार और झारखंड का इंचार्ज में बना। तो उसके बाद बहुत लंबा सफ़र हमने राजनीति में तय किया। फिर उसके बाद फिर वापस हम यूथ कांग्रेस में आए। फिर बड़ी कांग्रेस में मुझे प्रदेश में पहले जिले का अध्यक्ष बनाया गया, फिर प्रदेश में संगठन सचिव, और फिर उसके बाद मौलाना साहब ने मुझे स्पोक्समैन भी बनाया पार्टी का। फिर जब हमारी सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, मुझे 2009 के अंदर पार्टी का जिलाध्यक्ष डिक्लेयर किया गया। सोहना का इससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया गया मुझे। तो बड़ा लंबा संघर्ष एक मैंने देखा, क्योंकि हम तो एक आम फैमिली से थे, हमारे पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सपोर्ट नहीं थी। और हमने स्वयं, जिसे कहते हैं कि अब खुद अपनी मेहनत करके पार्टी में आज जो स्थान बनाया है, हालांकि हमारे नेताओं का पूरा आशीर्वाद है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मेरे नेता हैं हरियाणा में, वो उन्होंने पूरा आशीर्वाद अपना रखा मेरे ऊपर, मेरी निष्ठा को देखते हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए ये जो रहा है सेवा की, बहुत बड़ी संघर्ष भरी है। और बड़ा संघर्ष करके यहाँ इस लेवल पे या इस पद पे एक इंसान पहुँचता है। और उस ज़्यादा डीप में जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपका पूरा एक दिन लग जाएगा बताने में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बड़ा संघर्ष का वो समय रहता है। इंसान को घर भी छोड़ना पड़ता है, कभी पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई के में संघर्ष रहा, हर साल हमारे को कंपार्टमेंट का झेलना पड़ता था, क्योंकि समय नहीं दे पाते थे। जब मैं 19 वर्ष का था, जब मैं सेंट्रल मिनिस्टर के साथ OSD APS लग गया था, एडिशनल PS बोलते हैं जिसको, तो कर्नल राम सिंह हमारे मिनिस्टर होते थे, MP होते थे यहाँ से। तो वो छोटी उम्र से ही राजनीति और समाज सेवा, और खाली राजनीति नहीं, कोई भी धार्मिक कार्य मेरे इलाके में होता है, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमानों में हो। अगर ईद है तो ईद मनाई जाएगी,
अगर हिंदुओं के त्यौहार है तो उनमें कोई हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, मतलब हर तरीके से हम इन्वॉल्व रहते हैं समाज के कार्यों में। ये नहीं कि केवल पार्टी पॉलिटिक्स में ही, और समाज को भी पूरी प्राथमिकता हम अपनी तरफ से हमने हमेशा दिए और आगे भी देते रहें। यानी कि इंसान को, मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसका जीवन, उसका दूसरा नाम संघर्ष ही है। इसके अलावा समाज में सेवा को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र ही आपकी ओर से क्यों चुना गया? इसलिए कि जब पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही तो उस विरासत को कौन जारी रखेगा, परिवार ने तय किया। वो भार परिवार ने मेरे कंधों पर डाला। और चूँकि दादाजी हमेशा हमारे अंदर कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ के अंदर कांग्रेस है, तो हम वो लोग हैं जिनके अंदर कांग्रेस है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारी आखिरी इच्छा एक ही है कि हम कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के मरें। देश का तिरंगा हमारे ऊपर आए नहीं आए ये तो किस्मत का योग होता है कि आज मोदी जी जैसा शख्स प्रधानमंत्री है जो ये कहते हैं कि मैं चाय बनाता था। वो बनाते थे नहीं बनाते थे, मैं इस विषय में नहीं जाऊँगा, पर लेकिन संघर्ष भरा दौर तो उनका भी रहा। कोई भी व्यक्ति मतलब जो अपनी पार्टी से प्रेम करता है, हम उन लोगों में से हैं कि हमने संघर्ष के साथ साथ अपनी पार्टी को हमेशा प्राथमिकता दी। और वो मैंने बता ही दिया आपको कि परिवार की क्योंकि आवश्यकता थी कि परिवार ने मुझे इस कार्यभार को सौंपा, और लोगों की भी यही इच्छा थी, मेरे इलाके के मेरे जो साथी थे, हमारे दादाजी के, हमारे परिवार के, कि मैं राजनीति में सेवा करूं। तो इसलिए लोगों की इच्छाओं की भावनाओं को देखते हुए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। एक बात आपने यहाँ पर बहुत सही कही है कि कुछ लोग कांग्रेस के होते हैं लेकिन कुछ के अंदर कांग्रेस होती है। क्या यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में आपको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी और आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, मैं तो क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप मेहनत दिल से करते हो तो कोई भी नेता आपकी मेहनत को दरकिनार नहीं करता। और हम 96 में कर्नल राम सिंह जी जब भाजपा में चले गए थे, तो क्योंकि हम तो गांधी परिवार के, कांग्रेस पार्टी के दिल ही जिसे कहते हैं ना कि आत्मिक कार्यकर्ता थे, तो हमने परिवार से निर्देश लिया। तो हमें निर्देश मिला कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व दिया जाएगा आने वाले समय में। तो हमने उसी समय से हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ और उनके पूरे सहयोग से दिल से लगे। और वो जो सहयोग है, क्योंकि हुड्डा साहब का भी हमने व्यक्तित्व देखा कि वो भी कार्यकर्ता की दिल से इज्जत करते हैं। कुछ नेता होते हैं कि कार्यकर्ता को एक्सप्लॉइट करना या कार्यकर्ता का मिसयूज़ करना, लेकिन हुड्डा साहब जैसे नेता राजनीति में बहुत कम हैं। वो एक एग्जाम्पल हैं और हमने उनको दिल से देखा और दिल से पसंद किया कि वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। हरियाणा में उन्होंने विकास भी किया, हरियाणा को नंबर 1 बनाया। इसीलिए उनकी, क्योंकि हमने दिल से हमें महसूस हुआ कि ये एक सच्चे नेता हैं, तो हम उनके साथ लगे। बाकी हम कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ तो हमेशा हमारा, क्योंकि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है, उसका अगर आप एग्जाम्पल उठाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि देश को आज़ाद कराने में केवल उनका योगदान है, सभी का योगदान है, एक सामूहिक योगदान था। लेकिन जब गांधी परिवार के विषय में बात करते हैं तो आज जितना बड़ा संघर्ष, जितनी बलिदान उस परिवार ने दिया, इंदिरा जी को आतंकवाद के हाथों खोया, संजय जी को आतंकवाद के हाथ खोया, इसके बाद राजीव गांधी जी को आतंकवादियों के हाथ खोया, तो उस परिवार के बलिदान को आज नकारने की कोशिश की जा रही है। आज सरकार ये प्रयास कर रही है कि उस परिवार का इतिहास मिटा दिया जाए, पर लेकिन मैं समझता हूँ कि समय बता देगा, लोगों की भावनाएं बता देंगी कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। और वो एक्सप्लॉइटेशन धीरे धीरे श्रीलंका की तरह या और कंट्रियों की तरह सामने आएगा, क्योंकि आप अगर सच में काम करोगे तो वो काम धरती पर दिखेगा। लेकिन आप एक्सप्लॉइटेशन करोगे, चाहे वो संस्था हो चाहे देश हो, तो वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है। हमारी इकोनॉमी में आज जो कमजोरी आई है वो धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ जाएगी और वो एक्सप्लॉइटेशन दिखेगा। आपको कुछ लोग मानते होंगे, आपका मार्गदर्शन वो चाहते होंगे, उन लोगों को आप क्या सीख देते हैं अपनी ओर से? मैं यही सीख देना चाहूँगा, देखो अगर आप दिल से, मन से पार्टी की सेवा करेंगे तो आपको आगे ले जाने के लिए पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी, नेता आपको हमेशा तत्पर रखेगा। लेकिन कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, मैंने देखा, और ज़्यादा लोग अवसरवादी होते हैं। सरकार जैसे ही बदलती है उसी पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पद नहीं मिला। वही लोग शोर मचाते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं कोट करना चाहूँगा क्योंकि आप मेरे से निजी तौर पर ये पूछ रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं दोनों पार्टियों में, क्योंकि हरियाणा में तो 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। आईएनएलडी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो वो जब सरकार आएगी बीजेपी की तो बीजेपी में चले जाते हैं, जब कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस में चले जाते हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को, हर पार्टी के कार्यकर्ता को यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि निष्ठा से एक जगह एक पार्टी में टिकें, काम करें,
तो उनको देश की सेवा करने का भी मौका मिलेगा, प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो जो इधर उधर से भागने वाले हैं उनका कोई भला नहीं होता। वो एक टेम्परेरी भला होता है कि वो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन उनका कोई कैरेक्टर नहीं डेवलप होता उससे। बिल्कुल। कहते हैं कि अक्सर ठोकर लगने के बाद चीज़ टूट जाती है, लेकिन ज़िंदगी में लगी ठोकरें इंसान को बना देती है, बहुत कुछ सिखा देती है। कभी ऐसा भी समय आया जब आपको ठोकर लगी हो या फिर आपको ऐसा लगा हो कि उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया? ऐसा तो कोई मेरे जीवन में कोई मुझे ऐसा लगता नहीं, परंतु हाँ ये ज़रूर है कि राजनीति का जो सफ़र है वो बड़ा संघर्ष भरा रहा। और आजकल खासकर ठोकर की अगर आप बात करें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ, जो मैं अभी पिछली बार मैं अभी अपनी बात रिपीट कर रहा था, कि कुछ फर्जी लोग मतलब अपना एक चेहरा बना करके आगे आ जाते हैं। उन लोगों के साथ मतलब हमें संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है। उन लोगों को हमें मतलब हम ये नहीं कहते कि उनको हम साइड करना चाहते हैं, पर वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सच्चे कार्यकर्ता हैं। एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। सरकार बदलते ही वो लोग बदल जाते हैं। तो संघर्ष बहुत है राजनीति में। और आम व्यक्ति के लिए, जो हमारे जैसे जो आम पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होती पॉलिटिकल, उन लोगों को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि एक पार्टी में रह करके, एक जगह रह करके दिल से पार्टी की मदद करें, दिल से मेहनत करें, देश की सेवा करें, तो वो उनका खुद का भी भला होगा, पार्टी का भी भला होगा, इलाके का भी भला होगा। बिल्कुल। क्योंकि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं और आज एक सफल मुकाम पर भी हैं। समाज के प्रति आपका क्या उद्देश्य है, क्या विज़न है? देखिए, जहाँ तक समाज के प्रति विजन की बात है, जब हमारी सरकार थी 10 साल मैं ना एमएलए था, केवल पार्टी का कार्यकर्ता था या पार्टी के पदों पर था, लेकिन अपने इलाके के लिए हमने अपने मुख्यमंत्री जी से जो भी मांगा, 8 साल अब सरकार को गए हुए हो गए, 10 साल हमारा कार्यकाल रहा। हमने चाहे मुख्यमंत्री जी से चौपाल के लिए पैसे मांगे, चाहे मंदिर के लिए मांगे, चाहे गौशाला के लिए मांगे, चाहे सोना को नगर परिषद बनाना चाहा, चाहे सोना के अंदर पार्क चाहा, क्योंकि मैं तो सोना से आता हूँ, चाहे सोना के अंदर बस स्टैंड मांगा, चाहे स्टेडियम मांगा, हर चीज़ सरकार ने हमें दी। क्योंकि हमारी मांगने का तरीका और मांगने की क्षमता हमारी ऐसी थी कि मुख्यमंत्री तुरंत हमारी बात मानते थे। उनको पता था कि ये दिल से इलाके की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक रूप से सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली हमने पॉलिटिकल एक एजेंडा बना करके कि भाई पॉलिटिकली दिखाना है। हमने सोना को वो हर चीज़ दी जो सोना को ज़रूरत थी। जयपुर हाईवे को बनते हुए आज 20 साल हो गए, आज तक जयपुर का हाईवे तैयार नहीं हुआ। चंडीगढ़ के हाईवे को बनते हुए 40 साल हो गए, आज तक वो हाईवे तैयार नहीं हुआ। हमने अपने मुख्यमंत्री जी से एक बार कहा था कि सोना को सिंगल फ्लाईओवर दे दो। वो किन्हीं कारणों से शिलान्यास नहीं हो पाया, वरना पत्थर रेडी हो गया था। वाटिका चौक पे रैली रखी गई थी, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने विरोध कर दिया क्योंकि मार्केट तोड़नी पड़ती बादशाहपुर की। हमने देखिए राजीव चौक से और सोना तक का जो ये डीपीआर है, ये हालांकि हमने नूह तक मंजूर कराया था, ये हाईवे अलवर तक मंजूर कराया था, इन्होंने उसको भी काट दिया और ये हाईवे शायद नूह तक रह गया है। तो हमने जो भी योजना सरकार से मांगी वो योजना हमारी फलित हुई, वो सारी योजनाएं पूरी हुई। सोना को नगर परिषद बनाते टाइम बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि परिषद बनाने के फ़ायदे क्या हैं। आज सोना वाले महसूस करते होंगे कि आज 10 मिनट में जब गुड़गांव से सोना पहुंच जाते हैं और गुड़गांव से सोना से गुड़गांव आ जाते हैं, तो उनको आज शायद महसूस होता होगा कि ये नगर परिषद बनना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यही सेवा की बात जहाँ तक आप कह रही थी, तो हम हर रूप में मतलब राजनीति में रहते हुए अपने क्षेत्र की हमने बगैर निश्चल भाव से सेवा की है। उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं था, क्योंकि मैं तो कोई एमएलए था नहीं, ना मुझे ये था कि मुझे अगली बार वोट चाहिए, लेकिन हमने अपने इलाके की, अपनी मातृभूमि की दिल से सेवा की। जी, राजनीतिक विचारक अक्सर ये कहते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी को ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है। तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि महात्मा गांधी के विचार जो हैं उनके साथ युवा सोच की ज़रूरत है, आपको इस पर क्या लगता है या किस तरीके से पार्टी इस पर आगे काम कर रही है? नहीं, युवाओं के लिए देखिए, हम हर जगह युवाओं को पार्टी ने आगे जगह दी है। आप हरियाणा में एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पीछे तो कोई बैकग्राउंड नहीं थी, बस केवल मेरे पे यही भरोसा था कि भाई हम युवा हैं, हमारी आज युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी को एक युवा की ज़रूरत है। श्रुति चौधरी युवा, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। रामकिशन जी की भी कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी नियर 50s हैं। और इसके अलावा आप देख लीजिए चौथे जो अध्यक्ष है वो मैं ज़रूर कह सकता हूँ सुरेश जी की थोड़ा उम्र ज़्यादा है, लेकिन 3 युवा अध्यक्ष पार्टी को दिए हैं कार्यकारी। और प्लस में हर जो पीसीसी मेंबर या कोई भी आगे चुनाव हो रहा है,
पार्टी के अंदर, वो सब में युवाओं को प्रेफरेंस दी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी जैसा नेतृत्व तो हमें मिला है। दीपेंद्र हुड्डा पूरे टाइम पार्टी के लिए सेवा में समर्पित रहते हैं। तो पार्टी हर तरीके से, राहुल गांधी जी की सोच है, प्रियंका गांधी जी की सोच है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे जोड़ा जाए। यूथ कांग्रेस मैं समझता हूँ बड़ी कांग्रेस से भी ज़्यादा आज एक्टिव रहती है। तो युवाओं को हर तरीके से राहुल गांधी प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सर अब बात जरा देश की कर लेते हैं। जी। जापान का उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जापान में एक समय ऐसा था जब वहां पर परमाणु बम गिरा, जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन आज अगर आप जापान को देखें, बहुत बड़ा बदलाव वहां पर आया और जापान हाईटेक कंट्री इस समय पूरी विश्व के बीच बन चुका है। भारत को भी उसी दौरान आसपास आज़ादी मिली थी, लेकिन आज भारत में आप देख रहे हैं क्या कुछ स्थिति है। इसके पीछे आप किसे दोषी, किसे जिम्मेदार मानते हैं और आपको क्या लगता है कैसे इसे सही किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक अपने देश की बात करूँगा, इन 8 सालों में जो हम पिछड़े हैं उसको सुधारने में शायद मुझे लगता है कितने साल लगेंगे मैं उसकी आप गणना नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह जी के टाइम तक विकास चलता रहा, वाजपेयी जी ने भी उस विकास को कंटिन्यू रखा जो नरसिम्हा राव जी के टाइम में रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे। और इतिहास बदलते हैं, इतिहास लिखे जाते हैं आपके कार्यों से। आज भगवान कृष्ण की पूजा होती है या राम की पूजा होती है तो इसलिए कि उन्होंने इतिहास में सर्वोपरि स्थान बनाया। अगर राम की जगह रावण जीते होते तो आज रावण की पूजा होती। रावण बड़े प्रख्यात विख्यात पंडित थे, लेकिन आखिर में भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि उसने शिक्षा ले। जब लक्ष्मण जी उनके सिर पे आके बैठ गए थे कंधे के पास तो उन्होंने शिक्षा नहीं दी। फिर राम जी ने इशारा किया कि लक्ष्मण पैरों में बैठो तब आपको पंडित शिक्षा देगा। तो कहने का मतलब समय ने भीष्म पितामह को भी माफ़ नहीं किया, उनको भी तीरों पर रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की इज्जत लुटते हुए देखी। इसलिए उन्होंने खुद भीष्म पितामह ने वर्णित किया था कि मेरे सारे पुण्य खत्म हो गए और मैंने 101 जन्म पहले एक करकेटा को, जो एक जीव होता है, उसको कांटों में डाला था और 18 दिन वो जिंदा रहा, तो आज मैं 18 दिन तीरों पर रहा हूँ। तो सजा मिली ना। कोई भी नेता कांग्रेस का आप देख लीजिए कि जो भाजपा में शामिल हो गया है, एक सिंगल FIR आप दिखा दें। ईडी ने अगर 2000 छापे मारे तो उनमें से 20 के खिलाफ कन्विक्शन हुआ है खाली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कोर्ट ने भी कई बार ये बात पूछ ली है कि आप यूज़ क्या कर रहे हो इन संस्थाओं का। यूज़ ये हो रहा है कि पॉलिटिकली अगर मीडिया में या कहीं और राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, राहुल गांधी को ईडी का केस, सोनिया गांधी आवाज़ उठाती हैं, उनको ईडी का केस। कांग्रेस का पैसा कांग्रेस ने यूज़ किया। क्या है ये जेल? क्योंकि ये कांड बता रहे हैं कि हमारा पैसा एक NGO कंपनी में आया। NGO कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, उसमें एक चवन्नी राहुल गांधी विड्रॉ नहीं कर सकते। केवल वो उस संस्था के विकास के लिए लगाया जा सकता है। वो पैसा आप बीजेपी की इंक्वायरी किसी ने करवाई? हम इतने साल सत्ता में रहे, हमने किसी पार्टी के फंड की जांच नहीं कराई, क्योंकि ये पार्टी के इंटरनल मैटर होते हैं। जब संविधान ने एक पावर दे दी कि पार्टी डोनेशन ले सकती है। श्री कृष्ण ने एक और बात कुछ ऐसी कही है कि परेशान ना हो मनुष्य, हो सकता है कि तुमसे बलवान कोई और हो लेकिन समय से बलवान नहीं हो सकता है। तो चलिए, क्योंकि हमने राजनीति से जुड़ी बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब जरा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आप एक नेता हैं और अक्सर ऐसा होता होगा कि घर पर आप समय नहीं दे पाते होंगे, और तो ऐसे समय में परिवार वालों का किस तरीके से सहयोग आपको मिलता है? देखिए, परिवार का सहयोग नहीं होता तो हम राजनीति कर ही नहीं पाते। मैं तो परिवार को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरी वजह से सफ़र करते हैं। हम उनको समय नहीं दे पाते। बच्चे अगर कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमेशा वो लोग अकेले जाते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक उलझनों में उलझे होते हैं। तो आज परिवार का सहयोग नहीं होता तो हम पॉलिटिक्स में होते ही ना। हम राजनीति में अगर समाज सेवा कर पा रहे हैं तो परिवार के सहयोग से ही कर पा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा सफरर परिवार है, क्योंकि आप पैसे से पूर्ति नहीं कर सकते। आप परिवार को फैसिलिटी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन जो इंसान की कमी है वो तो हमेशा रहती है ना, जो हम समय नहीं देते हैं। वो मैं नेचुरली मैं मानता हूँ कि परिवार सफ़र तो करता ही है, और हर नेता का करता है जो सामाजिक सेवा में शामिल होता है। तो हम लोग भी उसमें उससे अलग अछूते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए परिवार धन्यवादी है कि वो हमें पूरा समय काम करने के लिए देते हैं। जैसे हम आपके घर में प्रवेश करते हैं तो हर जगह हमें राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। राधा कृष्ण जी से आपका क्या नाता है? देखिए, वैसे मैं हनुमान जी का भगत था, लेकिन जब मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरी वाइफ को ब्रदर नहीं है, तो वो राधा कृष्ण जी को राखी बांधती थी। तो उन्होंने 98 में मेरे से कहा, शादी मेरी 98 में हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रदर के यहाँ आपको लेके चलूँगी।
तो मैंने कहा कहाँ? तो बोली वृंदावन, क्योंकि वृंदावन से वो लड्डू गोपाल लेके आए थे, उन्हीं को वो राखी बांधते थे। तो मैं बांके बिहारी गया, तो मैंने बांके बिहारी से एक क्वेश्चन किया कि मैं आपका रिश्ते में साला लगता हूँ, तो मन मन में मैंने कुछ मांगा जी। आप यकीन मानिए, वो 3 महीने बाद मेरी वाइफ के कज़न, क्योंकि रियल ब्रदर नहीं थे, जो मैंने मांगा वो वही इच्छा लेकर के मेरे पास आए। वो बोले कि जीजा जी हमें इस तरह से एक काम करना है, कैसे करें। और मैं तो भगवान से मजाक करके आया था कि आपने मेरे को कोई दहेज ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने जब शादी की थी तो हम चारों भाइयों ने हम लोगों ने 1 रुपये का रिश्ता लिया, हमने कोई दहेज में कोई कुछ नहीं लिया। एक सिंपल बेड जो एक फॉर्मेलिटी होती है, और जो वाइफ के कपड़े वगैरह जो भी वो परिवार दे। तो हम लोगों ने कभी भी, हमारे दादाजी का यह असूल था कि हम कभी भी शादी में कोई नगद वगैरह जैसे शादियों में चलता नहीं लेते। तो फिर मैंने भगवान कृष्ण को मजाक किया, मैं आपने तो फ्री में ही शादी करवा दी अपनी सिस्टर की। तो आप यकीन मानिए भगवान कृष्ण ने वो मेरे को वो रूप दिखाया। मैंने सोचा शायद कोइंसिडेंस होगी। फिर भगवान कृष्ण के पास में जब नेक्स्ट टाइम गया वाइफ के साथ, बेटी होने के बाद, तब मैं मतलब बहुत लंबे अंतराल के बाद गया, 1 साल बाद। तो लंबा इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं हर हफ्ते जाता हूँ पिछले 18-20 साल से। तो मैंने फिर वो क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भगवान शायद वो कोइंसिडेंस था। एक इच्छा मैंने भगवान के सामने और रखी, मैंने कहा देखता हूँ कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करते हो कि नहीं करते हो। आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में वो इच्छा भी उन्होंने पूरी, और सेम जो मैंने कहा, दिल से वो इच्छा बता तो नहीं सकता मैं, क्योंकि वो विरुद्ध है धर्म के। तो लेकिन फिर मैंने मान लिया कि वास्तव में कोई शक्ति है, वो कृष्ण के रूप में मानो आप, चाहे भगवान राम के रूप में मानो, चाहे अल्लाह के रूप में मानो, कहीं ना कोई पावर और एनर्जी है जो हमें उनसे कनेक्ट रखती है। तो मेरा भाव ऐसा बना कि मैं कृष्ण जी और पंडित जी से मेरी बात हुई, तो पंडित जी बोले भैया आपको मतलब उन्होंने साक्षात रूप में ऐसे दर्शन दिए हैं, तो आप 11 हफ्ते आओ, 11 हफ्ते आप इनका धन्यवाद करो आकर के। वो 11 हफ्ते मेरे आज तक ख़त्म नहीं हुए। अब ये मेरा 2000 से 11 हफ्ते शुरू किए थे मैंने, और वो मैं समझता हूँ उस बीच में हमारे सफ़र में बहुत सारे लोग जुड़े, कई पत्रकार भी जुड़े, कई नेता भी जुड़े, मैंने कई व्यापारी भी जुड़े। मेरा ये लक्ष्य रहा कि हर हफ्ते एक नए व्यक्ति को मैं वृंदावन लेके जाऊँ। लेकिन वो हर हफ्ते तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हर महीने मेरा लक्ष्य रहता है कि एक व्यक्ति वृंदावन ठाकुर जी के साथ कनेक्ट कर दूं। तो वो जो दौर है, अगर मैं 1 हफ्ते नहीं जाता हूं तो मुझे जो कोरोना का समय आया था, आप यकीन मानिए कितनी तड़फन मेरे दिल में रही। उसके बाद एक और चेंज आ गया हमारी लाइफ में कि हम रात में 4-4 घंटे पूजा करने लगे, क्योंकि दिन भर सोते थे, कोरोना में कोई काम तो था नहीं। तो फिर वो रात में 4 घंटे की पूजा शुरू हुई। फिर भगवान ने एक बार स्वप्न में दर्शन हुए मेरे, तो मैं बंद मंदिर में भी हम 3 बार दर्शन करके आए, बाहर जाके मत्था टेक के, कि भाई क्योंकि मन नहीं लगता था कृष्ण के बिना। ऐसा उनसे प्रेम और ऐसा भाव बन गया कि फिर एक बार बीच में किसी ने मेरे को कहा कि आप कृष्ण कृष्ण को पूजते हो, राधा को जरूर पूजो। ये बात मैंने साक्षात देखी, मैंने भी माना कि हाँ, लेकिन बिहारी जी की मूर्ति में क्या है कि राधा जी उनके कंधे पे, क्योंकि जब बिहारी जी प्रकट हुए थे स्वामी हरिदास जी के, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में वो मूर्ति चली गई थी जयपुर, जो गोविंद देव मंदिर है वो बिहारी जी की मूर्ति है। तो फिर उन्होंने, हरिदास जी ने तपस्या की तुलसी वन में, वहाँ बिहारी जी प्रकट हुए। तो उनसे भगवान ने कहा क्या वर चाहिए आपको? बोले कि आप यहाँ अपना स्थान बना दो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप, वो तो चले गए पुरानी मूर्ति में जो भगवान के रूप में थे, तो आपकी मूर्ति यहाँ पधारे नेचुरल भाव से, वो मैं चाहता हूँ। तो भगवान बोले ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि राधा जी साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं राधा जी की तो सेवा कर नहीं पाऊंगा, मैं तो गरीब संत हूँ, तो मैं तो आपको तो कपड़े, क्योंकि आप तो सिंपल कपड़े पहनते हो, राधा जी को तो 16 श्रृंगार चाहिए रोज, तो वो मेरे बस की नहीं है। तो फिर कृष्ण जी ने राधा जी को अपने कंधे पे बिठा लिया था। इसलिए मेरे मन में रहता था कि बांके बिहारी के अंदर राधा जी समाई हुई हैं, तो मेरी पूजा कंबाइंड हो जाती है। बट किसी पंडित ने कहा, तब मैं फिर परसाने राधा जी के मंदिर गया, और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में वास्तव में बहुत परिवर्तन आए। जब राधा कृष्ण दोनों की मेरे पूजा संपन्न हुई, उसके बाद मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बहुत अमूल परिवर्तन देखा, और देखता हूँ कि कृष्ण वास्तव में वृंदावन में लाइव रहते हैं। बिल्कुल, कृष्ण जी कहते हैं कि तुम किसी भी चीज़ में अपना विश्वास करो, मैं उसी में समाकर तुम्हारा विश्वास जीत लूँगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और जो दर्शकों को आपने तमाम जानकारी दी, जाहिर तौर पर दर्शकों के बहुत काम भी आएगी। कहानी कामयाबी के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त, और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।